हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी का जो है पहला चैप्टर है ये जैव प्रक्रम। और आप लोग को पता है कि ये जो चैप्टर है ना जैव प्रक्रम, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। और हम बायोलॉजी आप लोगों को इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने बायोलॉजी को ही उठाया है। और ये जो सारा सवाल है वो NCERT से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी सवाल क्या है, NCERT से कराया जा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा सवाल है, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो उसको हम स्किप कर देंगे, यानी उसको छोड़ देंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे NCERT के अकॉर्डिंग, तो उसको हम करवाएंगे आज के इस वीडियो में। उसके बाद अगर हम बात करें कि बायोलॉजी में आप लोगों का जो वेटेज काफ़ी ज़्यादा होगा, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको बायोलॉजी से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम सबसे पहले बायोलॉजी को लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। दूसरी बात है, आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है, तो सुपर फास्ट रिवीजन करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, बात समझ में आया? सुपर फास्ट यानी कि फास्ट रिवीजन में आप लोगों को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये इसका पार्ट 1 है, लगातार आपको मिलेगा। अब साइंस का हमने अभी तक नहीं दिया था, लेकिन अब साइंस का स्टार्ट कर दिए हैं, तो लगातार आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहला देखिए, कह रहा है कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है। ठीक है, आंसर है आपका PCT में। कहाँ होता है? तो PCT में होता है। यहाँ पे आप देखोगे पुनराव शोषण शोषण शोषण, तो P से पुनराव, C से शोषण। ठीक है, दोनों ट्रिक से याद कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कृत वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, कृत का मतलब क्या होता है? कार्य। कृत का मतलब कार्य। तो भैया जो बड़ा होगा ना वही अच्छा से काम करेगा, जो बड़ा होगा वही अच्छा से काम करेगा। बात समझ में आया? ठीक। क्वेश्चन हम आज आ जाइए 3 पे। 3 में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। ठीक है, हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा लेता है। बात समझ में आया? चलो, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? ATP होता है, NADPH2 होता है, या फिर क्लोरोफिल अणु होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल अणु। ठीक है, ये सभी सवाल NCERT के हैं, तो ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस एक एक बार पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है, पोषण आएगा, श्वसन आएगा, उत्सर्जन आएगा, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी आएगा। ठीक है, याद रखिएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आएगा? तो इनमें से सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है निम्न में से पोषण की विधि। ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, स्वपोषण और श्वसन या फिर परपोषण। तो यहाँ पे आंसर है इसका A और C, यानी कि स्वपोषण और परपोषण ये दोनों क्या है? पोषण की विधि है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। 7 में क्या कह रहा है वो देखिए। 7 में कहा जा रहा है कि पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त करना होता है, या फिर बी में देखिए क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो यही बी ही आपका आंसर है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो पर्णहरित जो है प्रकाश ऊर्जा को खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, चूषण करता है उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहा है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? तो रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः अहरित बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन आते हैं? अहरित बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 पे कह रहा है कि निम्न में परजीवी का पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप। ठीक है, तो उदाहरण मतलब परजीवी होना चाहिए और पादप होना चाहिए, तो कसकूटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताते चलेंगे। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण एवं कार्बन डाई का निष्कासन। कार्बन डाई का निष्कासन एवं ऑक्सीजन का अवशोषण, देखिए इसी को घुमा दिया है ना, दोनों सेम है। जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा।
और ये दोनों लाइन एक ही है, बस आगे पीछे करके दिया है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 पे कहा जा रहा है कि स्टोमाटा के किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि कौन सी कोशिका में, तो द्वार कोशिका में। किस में पाया जाता है, द्वार कोशिका में। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03%। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं, इंपॉर्टेंट रहे। मुख गुहा के आहार में कौन सा भाग का पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन होता है, इंपॉर्टेंट है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल के वहन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, कह रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इंपॉर्टेंट है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पर ये कह रहा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है, तो ये ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ, कह रहा है हृदय के वेश्मों का स्थिलिन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो डायस्टॉल कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो NH3, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिन किस पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो होगा वो चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है, इंपॉर्टेंट है। विर्क के किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, विर्क जो है वो किसका हिस्सा, उत्सर्जन का है, ये तो बार बार पूछता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है हम बता दे रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे, कह रहा है कि रसायन स्वपोषण के लिए निम्न में से किन अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो लोहा, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड सभी की आवश्यकता होगी। तो रसायन जो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए, तो लोहा भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, नहीं तो इनमें से सभी होगा। यानी कि स्वपोषी पौधा के लिए कौन से अकार्बनिक पदार्थ उसको चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, सभी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है, हरे, सभी हरी पौधे, कुछ प्रोटीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों, ठीक है। बात समझ में आया, सभी हरी पौधे स्वपोषी है और कुछ प्रोटीन भी। क्वेश्चन है आपका 31, अवशिष्ट भोजी का कौन सा उदाहरण है, तिलचट्टा, केचुआ, बाघ या फिर भेड़िया, तो केचुआ, ठीक है। अवशिष्ट भोजी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32 पे, कह रहा प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है कहाँ से, तो पानी से। सिंपल है, आपके जो JCRT का जो सवाल है उसमें पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहाँ से मुक्त होती है, तो पानी से, यानी कि जल से, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे, कह रहा है कि पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, ठीक है, तो वाध्र रंध्रों के द्वारा। इसको बस 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप बना कर आओगे, मुझे पता है, ठीक है, वाध्र रंध्रों के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो मूल रोम का जो जल का अवशोषण होगा वो विसरण द्वारा भी और प्रासरण द्वारा भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा किसको कहते हैं, तो ATP को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, तो ग्लाइकोलिस, कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिस प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपके लिए नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा ये, क्योंकि ये इसका लेवल हाई कर दिया गया, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है,
तो अवायवीय श्वसन से बनता है, याद कर लीजिएगा। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ग्लाइकोलिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है ना, वो नहीं होता है। कहाँ, किसमें? किण्वन में। तो इसको याद रखिएगा, कौन से किण्वन, कौन से क्रेब्स चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। कहा जा रहा है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 4। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाएगा? तो दुधिया हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। कह रहा है कि पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो वाद रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? वाद रंध्रों के द्वारा। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो यूरिक अम्ल को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 पे। कह रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो ये वृक्ष की छाल में जमा होता है, इसको भी याद रखना है। बबूल के पौधे से मुख्यतः कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो गोंद। बबूल के पौधे से वो जो उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा वो गोंद ही निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? ठीक है, तो ये सब नहीं होता है, लेकिन इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी इसको छोड़ दीजिए, एग्जिट कीजिए इस सवाल को। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो भाई अमाशय में होता है, पाचन शुरू होता है प्रोटीन का। ठीक है, बात समझ में आया? अमाशय में, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है। अवशिष्ट वायु निम्नलिखित में से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। हाँ, ये किस मार्ग द्वारा अवशिष्ट वायु जो है निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलेगा? तो वायु कोष्टिका, फिर श्वास नली, ग्रस नली, नसिका रंध्र बाहर। ठीक है, ये इसका जो है प्रक्रिया है, लेकिन ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 50 पे। कह रहा है हृदय का पेस मेकर कहते हैं किसको? SA नोड को, AB नोड को, हिस का बंडल को, पुरकिंच तंतु को। तो राइट आंसर हो जाएगा SA नोड को। हृदय का पेस मेकर किसको कहते हैं? SA नोड को। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में 50 सवाल आप लोगों को बताएं, जिसमें 50 में से 40 सवाल आपके इंपॉर्टेंट था, 10 सवाल को हम लोगों ने छोड़ दिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं था। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।